क्या हाल है गुरु जी लोग। लाइव हो गया हो। चलिए आ जाइए तो अब देखिए आवाज और सुनाई दे रहा है ना वो। क्या पढ़ा रहे हैं? नागरिकता। कुछ बताए थे ना? जितना बताए थे उतना याद है? दूसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया ना पूरा? नहीं हुआ, बाकी है। बाप रे। चलिए। हाँ जी, हर जगह अलग अलग है। कहीं 542 है, कहीं 552 है, कहीं 565 है। जो लिखा है वो याद रखिए ना। हाँ है ना, गुजरात में। अरे जो लिखा है वो याद रखिए ना। अपना दिमाग काहे लगाते हैं? पढ़िए हो, पढ़िए, सब चीज पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। ऑनलाइन आवाज नहीं जा रहा है जी? जा रहा है तो ये है भगचोनहर दास। आवाज नहीं आ रहा है। क्या करे, आवाज नहीं आ रहा है। बताइएगा। अरे सीधा लिखिए, भारत की धरती से। भारत में कैसी नागरिकता है हो? एकल है ना हो? अच्छा, भारत में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन देश से लिया गया? कौन देश से? टेस्ट होगा राहुल जी, टिकरामपुर। ये सब एक बार मैसेज टाइप कर लेता, उसको काहे बार बार भेजता है? हैं? ये कैसे भेजता है? वो कॉपी करता है और कॉपी पेस्ट करता है। हमसे नहीं होता है ये सब चीज। बायो का भी लॉक हटा दीजिए, पैसा कहाँ से कमाएंगे? बोल रही है एगो लड़की के बायो का भी लॉक हटा दीजिए। तो पैसों ने कमाना है हो। पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे हम लोग का पेट चलेगा? सब चीज ये लोग को फ्री में चाहिए। नहीं ना हटेगा हो। कुछ पैसों तो चाहिए ना पेट पालने के लिए। अच्छा एक बात बताइएगा, कितने ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं? कौन कौन? विदेशी को प्राप्त नहीं ना होता? कौन ऐसा मौलिक अधिकार है
जो शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होता है लेकिन मित्र देश को प्राप्त होता है। अनुच्छेद, भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसे है? किसे है? अरे गरीब हैं वो, पैसा कहाँ है बकलोल। अगर मान लीजिए अमीर रहते, बताइए, देखिए रूम रेंट लगता है, हर चीज, बिजली बिल है, हर चीज खर्चा होता है। मुसल्लफपुर हाट में टीचर का कोई पैसा है जी? कुछ पैसा नहीं, 1000-2000 कुछ नहीं है। अरे बहुत कम है। मुसल्लफपुर हाट से आगे जाइए ना, यही चीज आपको पढ़ाएगा, 25 से 30 हजार ले लेगा। वहां पर ऑफिस चिक चाक होगा, ठीक है, कोट बेल्ट लगा करके आएगा, मास्टरवा ठक लेगा, ठीक है, 10 बात के जगह 2 बात बोल करके लिखा देगा, 2 बार इंग्लिश बोलेगा। अरे बाप रे, मास्टर है, बड़ी नीक मास्टर है वो, समझे? तो ये सब आप लोग को बहुत चाहिए, लेकिन हम लोग इतना ईमानदारी से पढ़ाते हैं, हर चीज को समझाते हैं, तो फिर भी आप लोग को लगता है कितना पैसा। पढ़िए, बहुत कम पैसा है। शुक्र मनाइए कि आप पटना की धरती पर पढ़ने के लिए आए हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ाई अगर सस्ता है तो वो मुसल्लफपुर हाट है। पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, विश्व, हाँ पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। अरे सही बता रहे हैं। आप शुक्र मनाइए कि मुसल्लफपुर हाट की धरती पर आप पढ़ने आए हैं 100-200 में। समझे? तो आइएगा, आप पढ़ते हैं। चलिए भाई जी लोग, दीदी जी लोग, सब लोग आइए बोर्ड पे, अब समझिएगा चीजों को। देखिए, पिछले क्लास में नागरिकता नामक चैप्टर हमने आपको शुरू किया था और इससे संबंधित कुछ चीज हम आपको बताए थे। 2-3 क्वेश्चन भी पूछे, आप लोगों ने जवाब दिया, अच्छा लगा। नागरिकता से संबंधित जो जानकारी है उसकी चर्चा है अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 के बीच में जो है नागरिकता की चर्चा है, नागरिकता की चर्चा है। अब देखिएगा, इसमें जानते हैं 2-3 अनुच्छेद है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एगो अनुच्छेद 6, एगो अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11, 6, 9, 11। ये तीनों अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है कि ये तीनों अनुच्छेद आपसे आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप स्पेशली एसएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, एसएससी तीनों अनुच्छेद पूछ चुका है। और जो पूछ देता है ना एक बार बोर्ड, उसके पूछने की संभावना काफी अधिक होती है। खैर, हम लोग अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हर अनुच्छेद को देखते हैं, ठीक है, लेकिन 6, 9, 11 एसएससी पूछ चुका है। तो अब अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 की हम बात करें तो अनुच्छेद 5 हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि जब हमारे देश में संविधान लागू हुए थे, संविधान लागू हुए थे, और आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने के समय भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती थी? संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती थी, किस आधार पर प्राप्त की जा सकती थी, यह जानकारी हमें अनुच्छेद 5 देता है। यह जानकारी हमें अनुच्छेद 5 देता है। संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त किस आधार पर की जा सकती थी, किस शर्त के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी, यह जानकारी अनुच्छेद 5 देता है। और अनुच्छेद 5 यह कहता है कि संविधान लागू होने के समय कोई भी व्यक्ति निम्न 3 में
में से कोई भी एक शर्त पूरा करता है तो वह भारत का नागरिक बन सकता था। पहला शर्त क्या था? पहला शर्त यह था कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। पहला शर्त यह था कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। यानी संविधान लागू होने के समय अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता था। दूसरा शर्त यह था कि अगर व्यक्ति के माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, अगर व्यक्ति के माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो, कोई भी एक, समझिए कोई भी एक भारतीय हो, कोई भी एक भारतीय हो, तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। इसके बाद तीसरा शर्त यह था कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के समय इस 3 में से कोई भी एक शर्त पूरा करता हो, इस 3 में से कोई भी एक शर्त पूरा करता हो, मतलब उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, या 5 वर्ष पूर्व से वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन कोई भी व्यक्ति फुलफिल संविधान लागू होने के समय कर रहा था तो उसे भारत का नागरिक माना गया। तो इतना डीप में जाकर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक लाइन सिर्फ याद रखिएगा अनुच्छेद 5 के विषय में, वह यह कि संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें थी, उन शर्तों के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 5 प्रदान करता है। अनुच्छेद 5 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 5 के बाद जो अगला अनुच्छेद है वह है आपको अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 6 को समझिएगा, लेकिन उससे पहले एगो बात समझिएगा। देखिए, आपको 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यह बात आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? निश्चित तौर पे आप जानते हैं। और जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो बहुत सारे भारत के लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भारत आ गए, पाकिस्तान के लोग भारत आ गए। तो अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 की, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 ये दोनों अनुच्छेद हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उन्हें भारत की नागरिकता किस आधार पर दी गई, या उन्हें जो भारत की नागरिकता दी गई है, यह जानकारी हमें अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 प्रदान करता है। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को जो नागरिकता दी गई है वह अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के तहत दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 6 और 7 में कुछ अंतर है। तो अनुच्छेद 6 और 7 में क्या अंतर है, उस अंतर को हम लोग समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 6 यह कहता है कि 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान के नागरिक, अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया हो, अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया हो और वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इसको लेकर उस व्यक्ति को 6 माह तक भारत में रहना होगा।
और फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा। 6 माह तक भारत में रहना होगा और 6 माह तक भारत में रहने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और 6 माह तक भारत में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करवा करके भारत की नागरिकता वह प्राप्त कर सकता है। तो गौर कीजिएगा, अनुच्छेद 6 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो, पाकिस्तान से भारत आया हो और वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को इस तिथि से लगातार 6 माह तक भारत में रहना होगा और लगातार 6 माह तक भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन करवा करके वह पाकिस्तानी भारत का नागरिक बन सकता है। यह बात है अनुच्छेद 6 में। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 7। अब देखिएगा भाई जी लोग, मान लीजिए कि कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, क्या भारत के लोग पाकिस्तान नहीं गए? गए। भारत के लोग भी पाकिस्तान गए थे, भारत के लोग भी पाकिस्तान गए थे। अब मान लीजिए भारत से लोग पाकिस्तान गया, भारत से कहां गया? पाकिस्तान। भारत से लोग पाकिस्तान गया, अब कुछ दिन तक पाकिस्तान में रहा, उसके बाद लगा ना पाकिस्तान से बढ़िया तो भारत ही है, फिर वो भारत आ गया। तो इस प्रकृति के जो लोग थे उन्हें जो भारत की नागरिकता दी गई है, उन्हें भारत की नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 7 के तहत, अनुच्छेद 7 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 7 के तहत, अनुच्छेद 7 क्या कहता है समझिएगा। अनुच्छेद 7 यह कहता है कि 1 मार्च 1947 को या इसके बाद, ये जो तिथि है, गौर कीजिएगा भाई जी लोग, जब आपको फंसाने का प्रयास करेगा ना इस चैप्टर में, तो ये तिथि पूछ देगा, समझ गए। दोनों तिथि काफी महत्वपूर्ण है, 19 जुलाई 1948 भी और 1 मार्च 1947 भी। तो अनुच्छेद 7 यह कहता है कि 1 मार्च 1947 को या इसके बाद कोई भी भारत के लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में कुछ दिन रहने के बाद पुनः भारत आ गए, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उन्हें भारत की नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी जाएगी और उन्हें भी भारत की नागरिकता पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दिया जाएगा। पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप गौर कीजिएगा, अनुच्छेद 6 के तहत भी नागरिकता पाकिस्तान से आने वाले लोगों को ही, अनुच्छेद 7 के तहत भी नागरिकता पाकिस्तान से आने वाले लोगों को ही दिया जाता है। लेकिन यहां पर दोनों में बेसिक अंतर है। जो सीधे पाकिस्तान से भारत आया है उसे 6, जो भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से भारत आया, उसे भारत की नागरिकता अनुच्छेद 7। समझ में आया? कुछ आया नहीं आया? तो अनुच्छेद 6 और 7 दोनों एक है, दोनों एक है ना? नहीं ना? दोनों में अंतर है ना? दोनों में अंतर है। लिखिएगा भाई जी लोग, अनुच्छेद 5, चलिए लिखिएगा, अनुच्छेद 5 डैश देकर, संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की
शर्तों शर्तों के विषय में जानकारी अनुच्छेद 5 देता है। इस अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत संविधान लागू होने के समय इस अनुच्छेद के तहत संविधान लागू होने के समय अगर कोई व्यक्ति होने के समय अगर कोई व्यक्ति निम्न 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरा करता हो तो कोई भी एक शर्त पूरा करता हो तो कोई भी एक शर्त पूरा करता हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। 1 नंबर में उसका जन्म भारत में हुआ हो। 1 नंबर में उसका जन्म भारत में हुआ हो। उसका जन्म भारत में हुआ हो। उसका जन्म भारत में हुआ हो। 2 नंबर में उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो। उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो। 3 नंबर में संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। आगे अनुच्छेद 6 लिखिएगा। अनुच्छेद 6 लिखिएगा। उन्नीस जुलाई 1948 के बाद अनुच्छेद 6 डैश देकर 19 जुलाई, हे भगवान कितना बकलोलबी है। 19 जुलाई ने बोले, ये बकलोलबी बताइए 16 जुलाई लिखी है। अब बाद में गलत तो हम ही को, इसका मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा लोग कॉपी देखेगा मास्टर बा गलती लिखाता है, पीछे भेज दें। अरे बकलोलबी सुनाई नहीं देता है। सुने थे तो 16 जुलाई कैसे लिख लिए, हे भगवान। 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद
आगे बैठने का यही फायदा होता है, गलती सलती लिखिएगा तुरंत सुधरवा देंगे। पीछे में बैठे हुए 19 के जगह 29 लिख दी तो हम मेरा नजर थोड़े पड़ेगा। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद, सॉरी एक बार सुधार कर ले, 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद, या उसके बाद पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से, भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से, नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से, प्रदान किया जा सकता है, पंजीकरण के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है, कोमा अगर व्यक्ति वह सब छोड़ दिया, अगर व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, अगर व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, अगर व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद लगातार 6 माह तक, अगर व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद लगातार 6 माह तक भारत में निवास किया हो, भारत में निवास किया हो, आगे अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 लिखिएगा, डैश देकर 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति, 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो, भारत से पाकिस्तान चला गया हो, पुनः पाकिस्तान से भारत आया हो, पुनः पाकिस्तान से भारत आया हो, उन्हें पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता, उन्हें पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, उन्हें पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है।
चलिए, तो ये तो अनुच्छेद 5, 6, 7 की बात हो गई। अब हम लोग अनुच्छेद 8 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 देखिए, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 की हम बात करें तो अनुच्छेद 8 हमें भारतीय मूल के नागरिकों के, भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार, भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 8 प्रदान करता है। अनुच्छेद 8 प्रदान करता है। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, यहां पर एक शब्द है भारतीय मूल का नागरिक, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय मूल का नागरिक। भारतीय मूल का नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, शॉर्ट में इसे हम लोग कहते हैं PIO। अब देखिएगा यहां पर PIO की श्रेणी में किन लोगों को रखा जाता है, इस चीज को आप समझिएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मूल तौर पर हम भारतीय हैं, या ये भारतीय हैं या आप भारतीय हैं, क्या इसमें कोई शक है कि मूल तौर पर आप हम सभी लोग भारतीय हैं? नहीं नहीं, इसमें कोई शक है। अरे कहां ध्यान है बकलोलबी, कहां ध्यान है? यहां ध्यान रखिए। घर के विषय में सोचते हैं, वो घर का याद आता है। 12th हो गया है, 12th हो गया है, ग्रेजुएशन में कौन पार्ट में है? अभी एडमिशनों नहीं हुआ और 12th में है। अभी नया 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 पटना आए हैं कि पहले से पटना में रह रहे थे? नया नया आए हैं। ओ, तो अभी बच्चे हैं पटना में, ठीक है। पटना के लिए अभी बच्चा है। अभी जो है ना, कुछ दिन तक पटना में रहना होगा, अभी घर और का भी याद सताता होगा, समझे? अरे खड़ा होइए, खड़ा होइए। अरे कुछ हो न पूछेंगे, डरते कहाँ हैं आप? देखिए, ये भारतीय है, इसमें कोई शक नहीं ना? कोई शक है ना? भारतीय है, समझिएगा, हंसी में मत लीजिएगा। भारतीय मूल का व्यक्ति खत्म हो जाएगा, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा तो हमको मत कहिएगा, ठीक है? भारतीय मूल का व्यक्ति ये भारतीय है। मान लीजिए किसी भी कारण, बस कोई भी रीजन रहा हो, कोई भी रीजन, जैसे कि मान लीजिए कि भारत में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी ना हुआ हो, पैसा कमाने के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। मूल तौर पर इनका जन्म भारत में हुआ है, इनके माता पिता भारतीय हैं, ये भारतीय हैं मूल तौर पर, लेकिन भारत में सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो अमेरिका चला गया पैसा कमाने के लिए, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया। और आप एक बात समझिएगा, अनुच्छेद 8 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 9। मान लीजिए कि मूल तौर पर भारत के हैं और पैसा कमाने के लिए अमेरिका गए और भारत की नागरिकता का त्याग कर दिए, अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण कर लिए। जैसे ही ये भारत की नागरिकता का त्याग करेंगे, अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण करेंगे, वैसे ही उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 को समझिएगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 9 यह कहता है, अगर कोई भारतीय स्वेच्छा से, अगर कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता, तो उसकी भारत की नागरिकता
भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कि अमेरिका गया और अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो इसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। लेकिन मूल तौर पर इनका ओरिजिन भारत में हुआ है, तो वैसे भारतीय नागरिक जो किसी कारणवश दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, भारत के वैसे लोग जो किसी कारणवश दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं को पीआईओ की श्रेणी में रखा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहे तो अब मान लीजिए जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो आजादी के बाद भारत में नहीं बसे, ब्रिटेन चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, कहीं और जाकर के बस गए, कहीं और जाकर के बस गए। और उन लोगों में यह योग्यता था कि वे लोग भारत के नागरिक बन सकते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वे लोग भारत की नागरिकता को ग्रहण नहीं किए। तो उन सभी लोगों को भारतीय मूल के व्यक्ति की श्रेणी में ही रखा जाता है, और भारतीय मूल के व्यक्ति की श्रेणी में जो आते हैं उनके नागरिकता अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 8 में है। नागरिकता अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 8 में है। यानी सीधा समझिए ना कि मान लीजिए कि इसको इस आधार पे आप समझिएगा, मान लीजिए कि इनका घर पटना, इनका घर कहां है? पटना, ठीक है, पटना, और ये शादी किए बेगूसराय में। शादी कहां किए? बेगूसराय में। शादी बेगूसराय में कर लिए, और इनकी पत्नी के पास अकुत संपत्ति था, बहुत ज्यादा संपत्ति था। तो ये क्या किए? बेगूसराय में ही बस गए। समझ गए? बेगूसराय में ही बस गए, मतलब घर जमाए बन गए, वहीं बस गए, पटना को भूल गए। ठीक है, तो मूल तौर पर तो ये पटना के ही होंगे, लेकिन अब रहने लगे हैं वहां बेगूसराय में, तो अब लोग इनको कहेगा बेगूसराय वाले। ठीक है, कहेगा या नहीं कहेगा? वैसे ही मूल तौर पर जो वास्तविक तौर पर जिसका ओरिजिन भारत है, यानी जो मूल तौर पर भारत के नागरिक हैं, लेकिन किसी कारण बस किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, तो उस श्रेणी में जो लोग आते हैं उसे ही भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। और जो भारतीय मूल के व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, उनके नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 देता है। और अनुच्छेद 9 समझे ही कि अगर कोई भारतीय अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त। मान लीजिए कि स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गए, स्विट्जरलैंड की लड़की सब बहुत सुंदर होती है, ठीक है, कोई पसंद आ गई, शादी ब्याह कर लिए, वो भी लड़की बहुत धन संपत्ति वाली। सोचा काहे के लिए भारत में जाकर के मेहनत करेंगे, आराम से इसी के पैसा पे पलते हैं। समझे? क्या ऐसा कीजिएगा? अभी बीबी के पैसा पे नहीं ना पलिएगा, अपना कमाइएगा न जी। कि इरादा यही है बीबी कमाएगी अपना घर में, इरादा ये नहीं ना है। हाँ, तो ये सब काम नहीं करना है, समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड गया, स्विट्जरलैंड में कोई लड़की पसंद आ गई, उससे ब्याह शादी करके स्विट्जरलैंड में बस गया और कहा यहीं की नागरिकता ले लेते हैं। तो वहां की नागरिकता ले लेगी तो इनकी भारत की नागरिकता समाप्त। नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा, भारतीय मूल के अनुच्छेद 8, हेडिंग मारना, अनुच्छेद 8, हेडिंग ने मरवाए ना, अनुच्छेद 8 7 तो लिखा दिए हैं, बुकलोलवी सब गलती किए हैं। देखिए क्या गलती किए हैं, दोनों जगह 6 लिख दिए थे। हे भगवान,
दोनों जगह बकलोल भी छोए लिखी है। हे भगवान, ये लोग का ध्यान कहाँ रहता है? वो सही में इन लोग को आप पीछे में बैठाएंगे। लिखिए अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करता है। भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब हेडिंग मारिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन जो लिखा रहे हैं वही लिखिए ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हिंदी नहीं पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ORIGIN। कॉस्ट में PIO, PIO। वैसे नागरिक जो मूलतः वैसे नागरिक जो मूलतः भारत के नागरिक हो, लेकिन किसी कारणवश दूसरे देश की नागरिकता दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, कोमा, उन्हें PIO की श्रेणी में रखा जाता है। 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 आगे लिखिएगा, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 लिखिएगा। यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि और नागरिकता छीना कैसे जाता? हम तो ये सोच रहे थे कि नागरिकता चीन कैसे चले जाता है।
अच्छा आगे बताएंगे राहुल टिकरामपुर, आगे बताएंगे। नागरिकता छीनने की 3 तरीके हैं, पिछले क्लास में बताए भी थे हम आपको। परित्याग, वंचित, बर्खास्तगी। परित्याग, वंचित, बर्खास्तगी। तो आगे बताएंगे, आगे बताएंगे हो, हे भगवान पढ़िए न हो, बताएंगे हो, बताएंगे आगे। 3 आधार पर परित्याग, बर्खास्तगी, वंचित किए जाने पर नागरिकता छीनी जाती है। इसको आगे समझा देंगे, चिंता मत कीजिए। अनुच्छेद 9, यह अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक, अगर कोई भारतीय नागरिक अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, 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 करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता, तो उसकी भारत की नागरिकता, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आगे लिखिएगा अनुच्छेद 10, लिखिएगा अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, या समझा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, यदि संसद, यदि संसद इस प्रकार के विधि का निर्माण करे, यदि संसद इस प्रकार के, यदि संसद इस प्रकार के, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधि का निर्माण करे, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधि का निर्माण करे, आगे अनुच्छेद 11, यह अनुच्छेद कहता है, लिखिए नो, अनुच्छेद 11, यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि, कभी एक लाइन नहीं लिख सकते हैं बिना समझे हुए ना, अरे बाप रे, समझाएंगे समझाएंगे, लिख लीजिए ना पहले, हम सोचे लिखा देते हैं फिर बाद में समझा देंगे।
लिखिए ना, यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि नागरिकता को लेकर, नागरिकता को लेकर कानून बनाने का, नागरिकता को लेकर कानून बनाने का नागरिकता को लेकर कानून बनाने का समस्त अधिकार, नागरिकता को लेकर कानून बनाने का समस्त अधिकार, समस्त अधिकार भारत की संसद को है। नागरिकता को लेकर कानून बनाने का समस्त अधिकार भारत की संसद को है, भारत की संसद को है, फुल स्टॉप। भारत की संसद नागरिकता भारत की संसद नागरिकता प्रदान करने को लेकर, भारत की संसद नागरिकता प्रदान करने को लेकर तथा नागरिकता छीनने को लेकर, तथा नागरिकता छीनने को लेकर कानून बना सकता है। देखिए समझिएगा, अनुच्छेद 10 और 11 समझाते हैं, पहले लिखा दिए थे अब समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक समझा जाएगा अगर संसद इस प्रकार के विधि या विधान का निर्माण करता है। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए रोहिंग्या, रोहिंग्या, रोहिंग्या म्यांमार की शरणार्थी है, म्यांमार, म्यांमार की शरणार्थी है और रोहिंग्या का भारत आगमन हुआ, रोहिंग्या का भारत आगमन हुआ। तो अब भारत सरकार रोहिंग्या को भारत की नागरिकता प्रदान किया। भारत सरकार, भारत की संसद विधि का निर्माण किया, यानी कानून का निर्माण किया और भारत की संसद ने यह कहा कि जो रोहिंग्या शरणार्थी है ना उसको भारत का नागरिक समझा जाए। लेकिन बाद में मान लीजिए कि भारत सरकार ने दूसरा कानून बनाया और कहा कि रोहिंग्या को भारत का नागरिक ना समझा जाए, रोहिंग्या को भारत का नागरिक ना समझा जाए। तो अनुच्छेद 10 यही कहता है, या फिर मान लीजिए कि भारत सरकार, भारत सरकार मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, संसद के पास समस्त अधिकार है। भारत सरकार बिहार के भीतर जो भी लोग हैं, अब मान लीजिए कि जो है नेपाल के साथ जो बॉर्डर बनाता है, नेपाल के साथ जो बॉर्डर बनाता है, यानी चंपारण हो गया, सुपौल हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सब जिला नेपाल के साथ सीमा बनाता है और उन जिला के लोगों का नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध होता है, रोटी बेटी का संबंध होता है। तो अब मान लीजिए कि भारत सरकार को लगा कि ये सब जो नेपाल के साइड में शादी ब्याह करता है, सब चीज करता है, ये सब लोग जो है ना कभी भारत के साथ धोखाधड़ी कर सकता है। तो भारत सरकार ने विधि बनाया कि जो भी बॉर्डर इलाका के लोग हैं और नेपाल के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर भारत सरकार ऐसा घोषणा कर दिया तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर भारत सरकार घोषणा किया कि वो भारत का नागरिक रहेगा तो भारत का नागरिक रहेगा। यही बात अनुच्छेद 10 कहता है, समझ गए।
तो कोई भी व्यक्ति तब तक ही भारत का नागरिक समझा जा सकता है जब तक कि संसद इस प्रकार के विधि विधान का निर्माण करे। यह बात कहता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। पिछले क्लास में नोट देकर के हम आपको यह पॉइंट लिखाए थे कि भारत में नागरिकता को लेकर समस्त प्रकार के अधिकार भारत की संसद को प्राप्त होता है। संसद चाहे तो आपको नागरिकता दे सकता है, संसद चाहे तो आपसे आपकी नागरिकता छीन सकता है। संसद चाहे पाकिस्तान के किसी लोग को भारत की नागरिकता दे सकता है और भारत के किसी लोग से भारत की नागरिकता छीन सकता है। तो संसद को नागरिकता को लेकर समस्त अधिकार प्राप्त होता है। संसद आपको नागरिकता दे भी सकता है, संसद आपकी नागरिकता छीन भी सकता है। अर्थात नागरिकता को लेकर समस्त प्रकार के कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होता है। अब देखिएगा भाई जी लोग, 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक हर अनुच्छेद हमने आपको बताया है, लेकिन इसमें 6, 9, 11, 6, 9, 11 ये 3 को निश्चित तौर पे याद रखिएगा। अब 1 सेकेंड में पढ़िए इसको, ठीक है, 1 सेकेंड में पढ़िए। 5 से लेकर 11 तक पढ़िए। पढ़िए जल्दी भाई जी लोग। पढ़ लिए भाई जी लोग, पढ़े, जल्दी बोलिए ना। पढ़ लिए, चलिए बोलिए तो एक बार याद कीजिए मोड़ी ऊपर करके। संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों की चर्चा कौन अनुच्छेद? जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से सीधे भारत आया हो उनको नागरिकता, कौन अनुच्छेद? जो लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार, भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता, 8 होगा 9 हो। अगर कोई भारत के नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त होगी। कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? और अगली बात बताइएगा, कोई भारत के नागरिक तब तक ही भारत के नागरिक है जब तक संसद इस प्रकार के विधि विधान का निर्माण करे। अनुच्छेद 10। नागरिकता को लेकर के समस्त प्रकार के कानून बनाने का अधिकार, चाहे नागरिकता प्रदान करने को लेकर हो या नागरिकता छीनने को लेकर हो, अधिकार किसे है? भारत की संसद। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 11। अब देखिएगा भाई जी लोग, पिछले क्लास में हम आपको एक बात बताए थे, हम आप ही से जवाब चाहते हैं कि नागरिकता को लेकर के भारत की संसद ने मूल नियम कानून कब पारित किया है? 1955 में पारित किया है ना, और जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की हम बात करें तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, यह कहता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, 3 प्रकार से छीनी जा सकती है। जो 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, जन्म, वंशीय परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि विस्तार। और जो 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है या 3 प्रकार से छीनी जा सकती है, परित्याग, बर्खास्तगी, वंचित किए जाने पर। तो अब भारत की नागरिकता जो 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, उस
चीज को हम लोगों को समझना है। अरे हे भगवान, अरे रुकिए ना, हम ना मास्टर हैं, तो आराम से सुनिए ना, समझिए ना, हमको पता है हम वहां पे लिखवाए हैं, तो यहाँ पर और भी ना कुछ समझाना है, लिखाना है, समझे? तो समझिए ना, धैर्य रखिए ना हो। चलिए, तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, जिसमें पहला है जन्म। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर देखिए, ध्यान दीजिएगा आपको। हाँ हाँ हाँ, आ सकता है, एकदम आ सकता है, एकदम आकर के भारत की नागरिकता ले सकता है, आ सकता है। बैठिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, जन्म, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता है। तोरी के गिराए हैं, ये लोग का सर फूट जाएगा। देखिए, जन्म के आधार पर आपको यह कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी को या 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, और उसके माता या पिता दोनों भारतीय हो, या दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, तो उसे जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे हम लोग जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं, हम लोग सभी लोगों का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद ही भारत में हुआ है, और हम लोग के माता पिता दोनों भारतीय हैं, तो हम लोग जो भारत के नागरिक हैं जन्म के आधार पर हैं। आप देखते होंगे, जब आप नौकरी और कीजिएगा ना, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, समझिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, और जन्म के 21 दिन के भीतर ही बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। ऐसे तो कभी भी बन सकता है, समझे, लेकिन नियम यही है, जन्म के 21 दिन के भीतर बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए। तो हम लोग जन्म के आधार पर भारत के नागरिक है, यही चीज है। फिर आगे है, दूसरा है वंशीय परंपरा, दूसरा है आपको वंशीय परंपरा, वंशीय परंपरा। अब देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, गौर कीजिएगा, भारत से बाहर हुआ हो, और उनके माता और पिता दोनों भारतीय हो, या दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, तो उन्हें भारत का नागरिक वंशीय परंपरा के आधार पर माना जाएगा, वंशीय परंपरा के आधार पर माना जाएगा। देखिए, एगो बात हम आपको यहां पर समझाते हैं, एगो चीज यहां पर समझाते हैं, तब वंशीय परंपरा को और भी बढ़िया से आप समझ पाइएगा। देखिए, जैसे PIO को आप लोग समझे, वैसे ही एगो है NRI, NRI, समझ गए, NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, इंडियन मतलब अनिवासी, अनिवासी भारतीय, इसका हिंदी होता है। देखिए, गौर कीजिएगा, NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, इसका हिंदी होता है अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय का मतलब क्या होता है? वैसे भारतीय, वैसे भारतीय जिनके पास भारत का, भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र है, भारत का नागरिक है, लेकिन वह किसी सिलसिला में भारत से बाहर रह रहा है, किसी सिलसिला में, बिजनेस के सिलसिला में, नौकरी के सिलसिला में, या अन्य किसी भी सिलसिला में वह भारत से बाहर रह रहा है। वैसे भारतीय जो मूलतः भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन किसी
निजी मामलों या अन्य किसी भी मामलों के कारण, किसी निजी मामलों के कारण भारत से बाहर रह रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो, उन्हें ही एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन अर्थात अनिवासी भारतीय कहा जाता है। अनिवासी भारतीय कहा जाता है। अनिवासी भारतीय को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है। जैसे भारत के भीतर सरकारी नौकरी भारत के नागरिक कर सकते हैं, एनआरआई भी भारत के भीतर सरकारी नौकरी कर सकता है। भारत के भीतर संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य कोई भी संवैधानिक पद भारत के नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। और एनआरआई भी मूल तौर पर भारतीय ही होते हैं, यह भी संवैधानिक पद प्राप्त कर सकता है। भारत के भीतर मतदान भारत के आम नागरिक कर सकते हैं, हम आप कर सकते हैं। और ये जो एनआरआई होता है, एनआरआई भी मतदान कर सकता है। मतलब जानते हैं, सीधा समझिए ना आप कि जैसे कि मान लीजिए आप दो भाई हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप दो भाई हैं। आपका एक भाई आपके घर पे रहता है, घर में रहता है, और आप बाहर रहते हैं, आप पटना में रहते हैं। तो आप अपने घर के लिए अनिवासी हो गए। और जब बात अधिकार की आएगी तो आपको और आपके भाई दोनों को एक जैसा अधिकार मिलेगा। अगर पिताजी के संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो घर में रह रहा है उसको ज्यादा संपत्ति दिया जाएगा, जो बाहर रह रहा है उसको कम संपत्ति दिया जाएगा। नहीं, दोनों को एक समान संपत्ति दिया जाएगा, क्योंकि दोनों अपने पिता के ही संतान है। वैसे ही जो भारत में रह रहे हम और आप, और जो भारतीय भारत से बाहर रह रहा है, दोनों भारत माता की ही संतान है, दोनों भारत के ही नागरिक हैं। तो दोनों को एक समान अधिकार ही दिया जाता है। एनआरआई को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो भारत के आम नागरिकों को प्राप्त होता है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया न हो? अब समझिएगा। अब मान लीजिए कि हम अपने ऊपर क्या है, खड़ा मान लीजिए कि ये है पैसा का बड़ी भूखल है, सरकारी नौकरी इसको नहीं हुआ, मान लीजिए, ठीक है, लेना नहीं है, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, मान लीजिए इसको सरकारी नौकरी नहीं हुआ, तो ये जो है अपना भारत में घर बार बसा लिया और सोचा कि जाते हैं जहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा वहीं पर अपना नौकरी उकरी करेंगे। और जो है ये चले गए कहां है ना, चले गए अमेरिका, और अमेरिका में अपना बिजनेस खोल दिए। लेकिन इस बार ही भारत के नागरिक ही हैं, समझ गए? यानी इनके पास भारत के नागरिक होने का पहचान पत्र है, हर चीज है, भारत के नागरिक ही हैं। बिजनेस करने के लिए अमेरिका चले गए, बीवी बाल बच्चा सबको लेकर के चले गए, समझ गए? और अमेरिका में रहे, बिजनेस किए, समय समय पर भारत भी आते जाते रहे। और मान लीजिए वहीं पर इनको संतान हो गया, मान लीजिए अमेरिका में ही संतान हो गया, एनआरआई हैं और अमेरिका में ही इनको संतान हो गया, तब इनका संतान भारत का नागरिक होगा या नहीं? एकदम होगा। और इनके संतान को जो भारत की नागरिकता दी जाएगी वंशीय परंपरा के आधार पर, वंशीय परंपरा के आधार पर, मतलब इनके संतान यानी संतान के माता पिता ये लोग हैं, ये और इनकी पत्नी है, ये लोग मूल तौर पर भारतीय हैं, समझ गए? तो इनके संतान को जो भारत की नागरिकता दी जाएगी वंशीय परंपरा के आधार पर। तो ऐसा नहीं है कि विदेश जाकर आप संतान पैदा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं पैदा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नागरिकों को आपके संतान को आपके संतान को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और आपके संतान को भारत की नागरिकता वंशीय परंपरा के आधार पर दी जाएगी, ठीक है?
और संतान गोरा चिट्टा पैदा करना चाहते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्र में चले जाइएगा। बैठिए। तो ये चीज है। तो वंशीय परंपरा के आधार पर, यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर हुआ हो और उनके माता या पिता दोनों भारतीय हो या दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी और उन्हें भारत की नागरिकता वंशीय परंपरा के आधार पर प्रदान की जाएगी। तो नीचे से लिखिएगा, फिर आगे समझाते हैं, फिर आगे लिखाएंगे। अकेले कैसे संतान होगा? ये कौन क्वेश्चन हुआ? अकेले गए संतान होगी, अकेले संतान होगा वो। हाँ, आगे पूछ। चलिए लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए। भारत की नागरिकता कुछ नहीं, हेडिंग सीधा लिखिए ना। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जो निम्न है। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जो निम्न है, जो निम्न है। 1 नंबर में जन्म के आधार पर, 1 नंबर में जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर डैश देकर, डैश देकर, अगर अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, तथा उसके माता और पिता, तथा उसके माता और पिता दोनों भारतीय हो, दोनों भारतीय हो, अथवा 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 दोनों में से कोई एक भारतीय हो, अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय हो, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर प्रदान की जा सकती है, जन्म के आधार पर प्रदान की जा सकती है, जन्म के आधार पर प्रदान की जा सकती है। आगे वंशीय, 1 मिनट 1 मिनट, यहां पर एनआरआई को पहले लिख लीजिए तब ठीक है। यहां पे लिखिएगा नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, NON, नॉन, RESI, RESI, DEN, DEN, TIAL, TIAL, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, INDIAN, कॉस्ट में
अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय लिखिएगा डैश देकर। वैसे भारतीय नागरिक, वैसे भारतीय नागरिक, वैसे भारतीय नागरिक जो मूलतः भारत के हैं, जो मूलतः भारत के नागरिक हैं, जो मूलतः भारत के नागरिक हैं, जो मूलतः भारत के नागरिक हैं तथा उनके पास, तथा उनके पास उनके पास भारत का पहचान पत्र, कोमा भारत का वीजा इत्यादि है। भारत का पहचान पत्र, कोमा भारत का वीजा इत्यादि है। लेकिन लेकिन व्यवसाय, लेकिन व्यवसाय कोमा नौकरी, लेकिन व्यवसाय यानी बिजनेस, लेकिन व्यवसाय कोमा नौकरी या अन्य सिलसिलों में, या अन्य सिलसिलों में, या अन्य सिलसिलों में भारत से बाहर रह रहा हो, या अन्य सिलसिलों में भारत से बाहर रह रहा हो, तो ऐसे नागरिकों को ही, तो ऐसे नागरिकों को ही एनआरआई की श्रेणी में, एनआरआई की श्रेणी में रखा जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। एनआरआई की श्रेणी में जो लोग आते हैं, एनआरआई की श्रेणी में जो लोग आते हैं, एनआरआई की श्रेणी में जो लोग आते हैं उन्हें समस्त वो अधिकार प्राप्त होते हैं, एनआरआई की श्रेणी में जो लोग आते हैं उन्हें समस्त वो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें समस्त वो अधिकार प्राप्त होते हैं जो 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 अधिकार, जो अधिकार भारत के आम नागरिकों को प्राप्त होता है, जो अधिकार भारत के आम नागरिकों को प्राप्त होता है, जो अधिकार भारत के आम नागरिकों को प्राप्त होता है, जो अधिकार भारत के आम नागरिकों को प्राप्त होता है, फुल स्टॉप, उसी में। एनआरआई की श्रेणी में आने वाले लोग एनआरआई की श्रेणी में आने वाले लोग भारत में नौकरी कर सकता है, भारत में
सरकार के अधीन नौकरी कर सकता है, भारत में सरकार के अधीन नौकरी कर सकता है। हे भगवान, थोड़ा सा इधर उधर होता है सबका माथा पकड़ लेता है। सब मुंह कैसे करती है, मुंह बनाती है ये सब। एक तो सेल्फी लेने में एकदम मुंह बनाती होगी, पढ़ने में भी मुंह बनाती है खूब। भारत में सरकार के अधीन सरकारी नौकरी कर सकता है, भारत में सरकार के अधीन सरकारी नौकरी कर सकता है, कॉमा कॉमा संवैधानिक पद को प्राप्त कर सकता है, संवैधानिक पद को प्राप्त कर सकता है, संवैधानिक पद को प्राप्त कर सकता है, कॉमा मतदान कर सकता है, मतदान कर सकता है, कॉमा शिक्षा ग्रहण कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, इत्यादि। यानी सब अधिकार प्राप्त होता है जी। चलिए आगे, अब 2 नंबर में लिखिए, वंशीय परंपरा के आधार पर। वंशीय परंपरा के आधार पर लिखिएगा, डैश देकर। 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म छब्बीस जनवरी 1950 के बाद जानते हैं कटअप जारी किए हैं, एगो लड़का मैसेज करता है, रुला दिए आप सर। यानी कटअप को पार नहीं कर रहा होगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम जानते हैं सबसे अंतिम में कटअप जारी किए, बहुत शोध के बाद जारी किए हैं, समझे। कटअप जारी करना जानते हैं लोग, पता नहीं कैसे 1 सेकंड में जारी कर देता, बहुत दिमाग लगता है वो, ठीक है। बहुत माथा पच्ची किए तब जाकर के एक संशोधन निकाल करके लाए और कटअप जारी किए। इसमें भी लोग बोल रहा है रुला दिए, अब हम क्या कर सकते। टेलीग्राम पे दे दिए हैं, देख लीजिएगा ना। आए क्या, देखिए हम आपको बता रहे हैं, जनरल का मेरिट इस बार जहां तक हम देखे हैं, ठीक है, जहां तक हम देखे हैं, हम बच्चों का रिस्पॉन्स लिए हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों का मेरिट दरोगा में 77-78 पे बन जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। 77-78। पिछले बार जानते हैं 80 गया है, पिछले बार 80 गया, जनरल का 80 गया है, ओबीसी का 78 गया है, ठीक है। दरोगा का हम कटअप बोल रहे हैं, सार्जेंट का नहीं बोल रहे, दरोगा का कटअप बोल रहे, सार्जेंट का कम जाता है, ठीक है। सार्जेंट का दरोगा, सार्जेंट का गया है 75 और ओबीसी का सार्जेंट का गया है 72.5 या समथिंग गया है, ठीक है, 72-73 गया है। तो लड़का में हमारे अनुसार जो है वो लोग दरोगा बन जाएंगे जिनका 77 मार्क है, निगेटिव काट कुट करके लड़का में दरोगा बन जाएंगे। और लड़की में जो 69-70 पे है, 69-70 यानी 70 मान लीजिए ना, 70 जो लड़की है वो दरोगा बन जाएगी, समझ गए। तो अब लड़का लड़की में बहुत अंतर न है, बहुते लड़की पढ़ने वाली हो गई है। हम आपको बताते हैं, एगो कोचिंग की कविता सिंह थी, टेस्ट में आती थी, वो लड़की 3-4 टेस्ट ऐसा हुआ कि लड़का को पछाड़ के वो टॉप की थी, ओवरऑल लड़का लड़की में टॉप की थी, ऐसी लड़की थी वो, समझे। और उसको 82 गो क्वेश्चन वो लड़की सही करके आई है, 82 गो, समझे।
तो ऐसी ऐसी लड़की भूप सब है पढ़ने में है। इस संस्थान की अधिकतर लड़की 70 क्रॉसे है, समझे। और लड़का जानते हैं, अधिकतर लड़का जो पढ़ने वाला है वो 75 क्रॉस है। अगर हम संस्थान के अनुसार मेरिट देते ना तो सब हमको गरियाता। संस्थान के अनुसार मेरिट नहीं दिए, काफी वेट किए, लोगों का रिस्पॉन्स लिए, तब अंतिम में जाकर के जो है कटअप लिस्ट जारी किए हैं, समझे। संस्थान के आधार पर देते तो 75 से कम हम कभी नहीं देते। संस्थान के आधार पर हम तैयार किए थे, बता रहे हैं 79 आया था, 79 सिर्फ मेंस का 79 आया था। उस आधार पर देते लोग हमको गरिया देता, समझे। आए अंतर है, अंतर है। लड़की के लिए कोई अंतर नहीं है, लड़का के लिए है। अगर आप सार्जेंट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला ज्यादा करना होगा। हाई जंप दरोगा बनना चाहते हैं तो हाई जंप 4 फीट, सार्जेंट बनना चाहते हैं तो 4-6 यानी 4.5 फीट, 4-6 4 फीट 6 इंची, समझ गए। अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो लॉन्ग जंप 12, अगर सार्जेंट बनना चाहते हैं तो लॉन्ग जंप 15, समझ गए, 15। और गोला, अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो गोला 16 पौंड 16 फीट, अगर सार्जेंट बनना चाहते हैं तो 16 पौंड का गोला 20 फीट, समझ गए। और गर्ल्स में दरोगा और सार्जेंट दोनों में सेम है, गर्ल्स के लिए अलग नहीं है, ठीक है। दरोगा सार्जेंट दोनों एक ही है। आपको जो है 3 फीट हाई जंप, 9 फीट लॉन्ग जंप, और सॉरी और जो है गोला आपको है वेट, वेट आप लोग के गोला का होता है 12 पौंड होता है, 12 पौंड होता है, हाँ 12 पौंड, ठीक है 12 पौंड, ठीक है। लिखिए 26 जनवरी 1950 को, 1950 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो तथा उनके माता या पिता, तथा उनके माता या पिता दोनों भारतीय हो, या दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, या दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता वंशीय परंपरा के आधार पर दी जाएगी। तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता वंशीय परंपरा के आधार पर दी जाएगी। तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता वंशीय परंपरा के आधार पर दी जाएगी, वंशीय परंपरा के आधार पर दी जाएगी, वंशीय परंपरा के आधार पर दी जाएगी। चलिए भाई जी लोग, और सब ठीक है, इतना बात समझ में आ गया ना। इससे आगे अगले क्लास में हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद आप सभी का।